जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हों। आपको वह क्षमता दें कि आप जो कुछ भी चाहें वह आप प्राप्त कर सकें नियत समय में। आप लोग बड़ा दिन से इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं आऊँगा और आप लोगों को कुछ भूगोल विषयक अध्ययन सामग्री पढ़ने में मदद करूँगा। तो अब हम आ चुके हैं और साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि भूगोल या ज्योग्राफी के विभिन्न आयामों को कम समय में कैसे समेटा जाए। हम 25-30 घंटे में या 20 से 25 घंटे में कैसे समेटें, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में व्यापकता है, लेकिन अगर उसमें हम कंटेंट के पार्ट को मेमोराइज करने के नज़रिए से देखें, कुछ फैक्ट पर ध्यान दें, तो वह निकल आता है जिसे आप यूपी पीसीएस दे सकते हैं। हमारे कई साथी आप देखेंगे वो रिकॉर्ड कायम किए हैं, न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षाओं को निरंतर प्रीलिम्स निकाले हुए हैं। उनसे जब मैं पूछता था राज, तो यही बताते थे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर के, बस उसमें फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखें। जैसे यूपीएससी पूछता है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, तो पीसीएस पूछ लेगा कि सूर्य तप क्या होता है, या इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो हीट बजट में कितना पार्ट वह पृथ्वी ऑब्जॉर्व कर रही है, फिर ट्रांसमिट कर रही है, कितना हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जॉर्व कर रहा है, कितना क्लाउड से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो ये मोटी मोटी चीजें पीसीएस की दृष्टि से नजर होती है। अगर ग्रीन हाउस गैस की ये कवर ना होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता, माइनस कितना होता। ऐसी कुछ फैक्चुअल बात, विशेष में नदियां, सहायक नदियां, आप यूपीएससी की नजर से जब देखते हैं तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, फिर नीचे गोदावरी, महानदी, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मानस, संकेत, बहुत सारी नदियों को आप देखते हैं जो बड़ी हैं। पीसेस में देखते हैं तो और सूक्ष्म दृष्टि में जाता है कि जैसे यमुना की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, तो इस नजरिए से आप देखते हैं रामगंगा, गंडक, कोसी। तो ये है मुख्य अंतर ज्योग्राफी को लेकर के। आप यूपीएससी की नजर से देखते हैं तो वैगनर का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उस चीज को आप समझे रहेंगे तब बताने में सक्षम होंगे कि जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं कितनी प्लेट्स पे हैं, मुख्य प्लेट्स कहाँ हैं, उनमें कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या पैरेलली, कोलैटरली वो चल रही हैं, तो उनसे कैसे, किस प्रकार के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जो पठार हैं वो लावा पठार ही क्यों होते हैं, जैसे तिब्बतन प्लेटू जो है। और ज्वालामुखी पर्वत क्यों होते हैं, ज्वालामुखी पठार क्यों नहीं होते हैं, लावा पठार होते हैं, लावा पर्वत क्यों नहीं होते हैं। दैट आर क्वेश्चन। तो यू हैव टू सी more in the creative way that you can connect the syllabus, the content and your mind also. और उनका जो कन्वर्जेंस होगा, that will be a fruitful result which we are awaiting. ज्योग्राफी की महत्ता हमेशा बनी रही है। आप ध्यान देंगे तो लगातार हर वर्ष आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन। ज्योग्राफी केवल आइसोलेट करके उसको मत देखिए, ज्योग्राफी में आपको इकोलॉजी के भी बहुत पार्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफिकल पता है भारतवर्ष के बारे में कि अच्छा यहाँ घास का मैदान, उष्ण आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा मिट्टी में हम कहें कि डिकम्पोजिशन होता है,
तो इस एरिया में पानी ज्यादा एकत्रित होता है, मीन्स दैट यहाँ एसिडिक सॉइल होगी। तो आप यह जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि ये फसल उसी क्षेत्र से रिलेट होगी। जैसे क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, मुझे याद आता है कि उन्होंने पूछा था कॉफी की खेती विश्व के किन क्षेत्रों में, चाय के क्षेत्रों में। हाल हाल ही में उन्होंने पूछा था रबड़ के बारे में। तो रबड़ गर्म क्षेत्र की है, गर्म में आप निशाना लगा लेंगे कि ओके विश्व से 10-15 डिग्री उत्तर, 10-15 डिग्री, यानी कि वो जो उष्ण वाला रीजन है दैट विल बी ए प्रॉपर रीजन। तो उसमें जो कंट्री आएंगे तो आप अंटार्कटिका नहीं मारेंगे, ग्रीनलैंड नहीं मारेंगे, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन लॉजिकली सेट होते हैं और फैक्चुअली भी, आपको फैक्ट भी हालांकि पता है, आप इतना नहीं सक्षम हो पाएंगे कि सभी एक एक देश को याद कर लें, लेकिन जब आपको डिफरेंट रीजन पता होगा आप बताने में सक्षम होंगे। तो ऐसी इकोलॉजी में अगर वो पूछ रहे हैं कि ये सांभर हिरन कहाँ पाया जा रहा है, तो आप साउथ इंडिया नहीं मारेंगे। आपको पता है कि ये घास फूस खाता है, मैदानी क्षेत्रों में रहता है, बहुत ही संतुलित जलवायु इसको पसंद है, बहुत गर्म नहीं, तो आप बता देंगे कि ये बस गंगा की घाटी में पाया जाता है। तो वहां पर उपस्थित आप, अगर आपको याद रहेगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ऐसे ज्योग्राफी के अन्य सारे पहलू अभी हम देखेंगे, तो कैसे दोनों परीक्षाओं को हम एक साथ देख सकें। हम केवल आपको दोनों लोग, सभी लोग साथ में मिलकर के यह समझने का प्रयास करेंगे कि कितना जल्दी हम पूरे ज्योग्राफी को एक बार रिकॉल कर पाए। जाहिर सी बात है, आप लोग कहीं पढ़े होंगे या एनसीईआरटी पढ़े होंगे, किसी टीचर से पढ़े होंगे, तो अभी आपको जरूरत है कि पूरी चीज याद आ जाए, क्योंकि आपका एग्जाम है जस्ट 1-2 महीने बाद, पीसीएस का है और 26 मई को यूपीएससी का है। तो अभी जब एक बार पूरा रिकॉल हो जाएगा तब आप समझने में सक्षम होंगे कि आपको सोचो कितना कनेक्ट करना होता है आपको पृथ्वी के बारे में, तो कि क्या इनका हम कहें कंपोजिशन है जो बना हुआ, बहुत सारी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, लेहमान, गुटेनबर्ग, कि क्या इनका कनेक्शन है। आंतरिक पर कोर है, मेंटल है, इसके विभिन्न, ये ज्वालामुखी जो कंटिन्यू हॉटस्पॉट आते हैं, इनका लावा किधर से आता है, क्या भूपर्वती के रीजन से आके इतना दिन तक ये सस्टेन कर सकता है। जो गीजर्स हैं जो सब शांत हो चुके हैं, उसमें पानी नहीं है, उसमें धुआं निकलते हैं, सल्फर, गीजराइट्स, बहुत प्रकार के उसमें केमिकल्स होते हैं जो बाहर आते हैं, तो आपको कितना जल्दी निकाल के, तो ये भूगर्भ का विज्ञान। थोड़ा आप कॉस्मिक के बारे में जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में, इसके तारा क्या है, ग्रह, इसके जो विभिन्न सीमाएं हैं, सूर्य है, सूर्य अगर बहुत दिनों में जब सूर्य के प्रकाश खत्म हो जाएगा, सूर्य का एनर्जी खत्म हो जाएगा जो फ्यूजन से है, तो उसके बाद में फिजन फ्यूजन प्रोसेस जो हो रहा है, तो उसके बाद सूर्य क्या बनेगा, क्या एक ब्लैक होल बनेगा, क्या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बताता है आपके चंद्रशेखर सीमा कि किसी भी तारे का साइज कितना बड़ा है, वो डिपेंड करता है कि कोई तारा क्या बनेगा, व्हाइट डॉर्फ बनेगा, रेड डॉर्फ जाइंट बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। उस सब विभिन्न चैनों को हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो सूर्य बना था इसकी विभिन्न सारी थ्योरियां भी हैं, लाप्लास की है, आप बिग बैंग जानते ही हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे इनका निर्माण हुआ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, लास्ट में जो आपके हैं यूरानस, नेपच्यून, कि इनको क्यों हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, उनको क्यों बाहर का हम बोलते हैं, उनके संगठन क्या अलग अलग हैं, क्या सच में वो डस्ट से फॉर्मेट हुए हैं, इतना डेंसिटी नहीं है, बड़े हैं। यू विल नो द कॉस्मिक फिजिक्स। उसके बाद में हम आएंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, तो इन अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। इसमें हम फ्रंट पढ़ेंगे, वाताग्र जिसे हम कहते हैं, साइक्लोन, उसका अलग अलग जगह जो नाम है, विली विली, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, फिर कैसे बादल में के हेडली है, फेरल है, फिर ध्रुवीय स्तर पे जो कोशिकाएं, जो शेल का निर्माण होता है, किस तरीके से महाद्वीपों के एक तट पे मरुस्थल है, दूसरा तट पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जो पवनों का क्षेत्र है, ट्रेड विंड्स हैं। तो आप इस प्रकार से, फिर आप जाएंगे महासागरीय रीजन में, ओशियन के बारे में, उसकी ओशियनिक करंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, वायुमंडल में आप जेट स्ट्रीम, विभिन्न चीजों को भी समझ रहे अच्छे से, कि कैसे भी हवा जो है गतिशील, वायु
गतिमान वायु ही पवन है। अगर सतह के नीचे धरातल पे वह प्रवाह कर रही है तो उसको हम पवन कह रहे हैं। सतह के ज्यादा ऊपर है तो उसी को क्षैतिज प्रवाह है, उसी को हम जेट स्ट्रीम कह रहे हैं जब स्पीड तेज है। अगर उनका वर्टिकल प्रवाह है तो उसी को हम विभिन्न रूपों में उनको हम चक्रवात कह रहे हैं, झंझावात कह रहे हैं, बहुत सारे नाम। सोचो हवाओं का ही है, हवाएं चल रही गर्म है, वही हवाएं ठंडी हैं, वही पर्वतीय हैं, वही घाटी वाली हैं। Lots of reasons connected to it. You have to know only the minor difference. So महासागर में जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल रिज क्या है, मिड ओशियानिक रिज क्या है। वहां पर जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे जो मॉर्फोलॉजिकल हम कहें कि संरचनाएं हैं, वैसे उसके अंदर भी है। यहाँ पर्वत पहाड़ से लेकर के घाटी नदी चोटी सब कुछ है, वैसे उनके अंदर में उनका विभिन्न नाम है। उनका फॉर्मेशन मतलब जो कंटिनेंटल शेल्फ से शुरू हो जाता है, स्पीड बार, बैरियस, लगून, फिर नीचे तक आप जाएंगे वहां भी पर्वत हैं। कितनी भयानक भयानक खाई है, जितना पृथ्वी के ऊपर नहीं पर्वत है। 10,000 मीटर मैरियाना गर्त है। एवरेस्ट आपका अराउंड 8,848 मीटर है अबव द अर्थ, और नीचे वो 10,000 मीटर, तो सेम फॉर्मेशन है। महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है मैंग्रोव के बारे में हम देखेंगे। दुनिया का ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जा रहे हैं। फिर और इसके बाद आप सुनामी से पढ़ लेंगे, वेदर एंड स्ट्राइक मूवमेंट, अपक्षय, इरोजन, डिपोजिशन, वेरियस टाइप ऑफ लैंडस्केप जिसका फॉर्मेशन होता है वाटर के द्वारा, हम कहें कि एयर के द्वारा, ग्लेशियल फॉर्मेशन जो काफी होते हैं, ओशियानिक हम पढ़ लेंगे, वेव्स, कोरल के बारे में ठीक ठाक पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे रिलेटेड है। और इसी में महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है कि जो बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं सब ज्योग्राफी रिलेटेड है। चाहे हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ या पौधे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, चाहे फूड इनसिक्योरिटी है, काफी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। हम देखो नदियों को कनेक्ट कर रहे हैं तो महत्ता बढ़ जाती है कि इन बेतवा जैसे हम रिवर लिंक प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसको हमें जानना है कि क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यूपी, जब हम यूपी पीछे दे रहे हैं तो यूपी के किस जिले से गुजरता है, कौन नदी किस नदी को पानी दे रही है, तो उस आयाम से हम देखते हैं। ओके, हो गया एटमॉस्फेरिक, हो गया एयर मास, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, एयर ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। तो हम प्रयास करेंगे कि 14 चैप्टर में टोटल कवर करेंगे। एक बार मैं फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हम देखेंगे कि कैसे है। इसमें जो कुछ थ्योरीज है उनको हम देखेंगे। बहुत सारे फ्लॉप भी हुई, जो पहले पृथ्वी सेंट्रिक थी, तब सूर्य, तब सन सेंट्रिक हुई। अब उसके बाद में पता चला कि यूनिवर्स हैं ऐसे लाखों करोड़ों सन हैं जो किसी एक गैलेक्सी में हैं। फिर उसके ऊपर में और गैलेक्सी में लगभग 1-2 ब्लैक होल्स हैं छोटे बड़े आकार के, तो उनके चारों तरफ सभी स्टार्स घूम रहे हैं। स्टार्स में काफी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अपने मून हैं। छोटा छोटा बात हम जानेंगे। प्लैनेट सैटेलाइट हो गया। फिर दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ से काफी चीजें कनेक्टेड होती हैं। आपका जनजीवन जो चल रहा है वास्तव में मोशन ऑफ अर्थ से ही आपका जीवन मोशन कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसी से प्रभावित हो रहा है इंसुलेशन, इसी से आपका जो वेजिटेशन का पृथ्वी पे वितरण हुआ है, ये सब भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो रहा है। यह प्रयास करेंगे। इसी से आपका जुड़ा सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, जिसका महत्वपूर्ण हम कहें कि आउटकम है टाइड्स, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। सामान्य सी बात, 20 मिनट का काम है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर हम देखेंगे। अच्छे से इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है। अगर तेजी से लावा निकल गया तो जो पिघल रहा है तो उसके जो कण है वो छोटे छोटे फॉर्मेशन हो रहा है, देर से हो रहा है तो बड़े बड़े पार्टिकल बन जा रहे हैं। क्यों हो रहा है, उसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या है, उस आधार पे अम्ल, एसिडिक, बेसिक, जो हम कहें कि अम्लीय प्रकृति है, क्षारीय है या सिंपल है, तो इस सब चीजों को हम देखेंगे। फिर रॉक का टाइप्स देखेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में देखेंगे अर्थ मूवमेंट एंड इंडोजेनिक प्रोसेस। इंडोजेनिक प्रोसेस में आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो होता है, ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, सुनामी हुआ। सुनामी ध्यान रखना, सुनामी
जो होता भूकंप जन्य सुनामी नहीं होती है। अभी जापान में बहुत भयानक सुनामी आई, आने की चेतावनी दी गई है, हटाया गया। उसको भूकंप साथ में आता है, भूकंप सुनामी। आप जब कोई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसकी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जब दो प्लेटों में आपस में कन्वर्जेंस हो रहा तो ये प्लेट जब नीचे गई और ये टूट गई, अगर एकाएक इसमें हम कहे नीचे और छेपड़ा हो गया तो ये बैठ जाती है। वो बहुत तेजी से मात्रा से तट के किनारे से पानी को खींचती है। सोचो अगर हम अथाह जलराशि है सागर में, अगर तो थोड़ा सा ज्यादा ही टूटी नीचे जाते समय और पानी को तेज खींचे तो ये इस पर पानी टकराता है, लगेगा पूरा तट पे एकदम खाली सा पानी हो गया। और फिर कोई सी जगह आएगी तो न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह इंपैक्ट करेगा, आएगी यहाँ पर लड़ा। अब इसका इससे जो हम कहें कि बाद में रिएक्शन फोर्स होता है वो है दैट्स सुनामी। वो फिर तूफान तबाही मचाता है। कहते हैं तुम तूफान में समुद्र में रहो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो वेव्स निकलती हैं वो वेव्स इतनी ज्यादा उनमें ऊपर से नीचे जो वेव की ऊंचाई होती है, एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत हाई होता है। तो समुद्र की गहराई ज्यादा रहती है तो पानी के अंदर में तरल में ही हो, जिनको उनको कोई रिएक्शन तो मिलता नहीं तो पता नहीं चलता। लेकिन तट पे आएंगे, अब सोचो ऐसे होता है, तट ऊंचा होते जाएगा, ये तट है और ये यहाँ कहीं वेव्स निकली है तो ऐसे ऐसे वेव्स से यहाँ देखो पता नहीं चला, यहाँ तक नहीं पता चला, तो इसीलिए समुद्र के बीच में पता नहीं चलता, पता नहीं चला इस पे। अब ये टकराया तो पहले ये यहाँ था, अब इसको यहाँ तक जाना चाहिए था लेकिन ये टकरा। अब इतना जो एनर्जी डिफरेंस है ये ऊपर जाएगा, फिर तो ये पानी को उठाएगा ऊपर, फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा। यही एनर्जी बहुत तेजी से तट पे तबाही का कारण बनती है। तो हम देखेंगे सुनामी के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इरोजन, डिपोजिशन, मॉस मूवमेंट। अभी उत्तरकाशी में आया, अब ये जो टनल वाला मुद्दा आया था तो इससे हम सारे देखेंगे किस क्षेत्र में आया है, भूकंप का कौन सा ही जोन में आता है उत्तराखंड में, कि अब कैसे हिमालय में क्यों हमेशा भूकंप आते रहते हैं। तो हिमालय कहा जाता है कि ये एक वलित पर्वत है, तो ये कंटिन्यू थोड़ा 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 उठ रहा है समय के साथ में, तो इससे वो हलचल होती रहती है। कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर पेनिसुलास देखेंगे। आपको जानना चाहिए कि 8वां भी आ गया है जिसे हम जिलैंडिया कह रहे हैं, तो उसके बारे में काफ़ी आपको जानकारी रखना होगा कि स्थल है या जल में है, क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडस्केप हम देखेंगे, डिजर्ट, प्लेन, प्लेट्यूज, आइसलैंड, आर्कियोलॉजी। ओशियन में हम बताए कि हम उस पर चर्चा करेंगे। टेम्परेचर और सैलिनिटी पे क्या रिलेशन है, नीचे जाने पे सैलिनिटी तेजी से फिर घट रही है, फिर कांस्टेंट हो जा रही है, नीचे प्रेशर का क्या हाल है, तो हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट डैम्स, द लोकेशन, लेक्स जो पीसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवर हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम को हम अच्छे से पढ़ने का। अभी देखिए कितनी बड़ी बाढ़ चेन्नई में आई थी, वहाँ का जो मिचोंग साइक्लोन है इसके बारे में देखना होगा कि हर जगह साइक्लोन आ रहा है, गर्मी के आसपास में, ठंडी में आ रहा है, तो आप जानते हैं लौटता हुआ मानसून कैसे वहाँ पर सर्दियों में बारिश का कारण बनता है। तो उसको चक्रवात को हम समझेंगे अधिकतर बंगाल के खाड़ी में ही क्यों आते हैं, अरब सागर में क्यों चक्रवात उतने नहीं आते हैं। फिर हम एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो वही लेयर उसकी क्या है, टेम्परेचर, हीट, बजट फैक्टर उसको अफेक्ट जो कर रहे हैं, विंड्स, जेट स्ट्रीम, लोकल विंड, इन सब चीज़ों को काफ़ी महत्वपूर्ण है। विंड्स को हम देखेंगे, एयर मास साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन हम बताए ही कि उसको देखेंगे कि फॉग, मिस्ट, स्मोक, क्लाउड, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, क्या माइनर डिफरेंस है, क्लाउड बर्स्ट, आर्टिफिशियल। तो इतना हम टोटल प्रयास करेंगे कि कवर करें, थोड़ा थोड़ा बात आप जाने कि कुछ भी फ्रूटफुल हो जाए। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में अगर आपके 10-15 क्वेश्चन की दृष्टि अंतर्दृष्टि इससे मिल गई तो ये लेक्चर अपने आप में समझिए पूर्ण हो गया और आपकी मेहनत सफल हो गई। कोई नहीं कह सकता कि हमसे एक भी क्वेश्चन आ रहा, ये ज्यादती है। लेकिन हाँ 20 के 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ आ गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ने को भंडार बचा हुआ है, आप नहीं जानते हमने कितना ज्यादा है, कोई क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो ऑनलाइनर का हाँ प्रयास होगा कि ऑनलाइनर अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं या ऑनलाइनर वैसे भी हैं तो उनको कितना ही बारीकी के साथ हम सब सही करने में सक्षम हूँ। मैं 3-4 सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा लेके चलता था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, कि हमारा गलती ना हो, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कि इसमें मिनिमम गलती हो ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी वो अगर पूछ रहे हैं एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बेस्ड तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको रेस से बाहर कर देगा। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। मैं तो 3 बार प्रीलिम्स दिया, सौभाग्य से 2 बार प्रीलिम्स हुआ, एक बार 1-1.5 नंबर से नहीं हुआ,
मोटे मोटे शब्दों में हम सक्षम हुए थे काफी तीनों बार प्री निकालने में। रीजन कि कुछ पेपर्स में मैं प्रयास करता था एक भी क्वेश्चन जाना हुआ गलत ना हो। ज्योग्राफी, पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से तो एकदम ना होकर कॉन्सेप्ट पे आ रहा, अगर वही एनसीईआरटी से आ रहा, अरे उसको पढ़ो, समझो, रटो, याद करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, बहुत सारी चीज करो। तो आप ध्यान दें, और हम इस तरह प्रयास करेंगे कि कितना जल्दी हम सक्षम हो। हम इसमें और जो प्रयास करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान देंगे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए जाएं पठन पाठन में। और ये हो गया कि उनसे कि क्वेश्चन कैसे आते थे, कैसे पूछे गए थे। तो आप लगाने में उसको सक्षम होंगे। जैसे पिछले साल में उन्होंने पूछा है कि which of the following is characteristic of Mediterranean climate? Mid rainy winters, hot and dry summers, rich flora. तो wheat cultivation आपको समझ के मानना, ऐसे देंगे कि सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ, बठिंडा, दिल्ली, नागपुर, पुणे। देखो सिंपली आप फंसोगे नागपुर पुणे जा करके, इनको सोचना भटिंडा, दिल्ली, नागपुर, पुणे। अब दिल्ली नागपुर सब कर ले जाएंगे, उत्तर दक्षिण। भटिंडा तो भटिंडा ऊपर कर लीजिए, दिल्ली, नागपुर, पुणे में कौन करोगे? तो ये है उनके प्रीवियस क्वेश्चंस। फिर कहते हैं सीक्वेंस सेट करो, जो हिल्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ, अबोर, गारो, खांसी, नागा। सोचो ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ऐसे ही आते हैं। सीक्वेंस गिवन पोर्ट कैपेसिटी के आधार पे पोर्ट है कांदला, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, मारमागांव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है स्टेट्स एरिया के हिसाब से। तो अब राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी जैसे है, आपको सेट करना है। तो ये सब है क्वेश्चन पेपर। तो हम इन सबको भी देखने का प्रयास करेंगे। और जो प्रमुख हैं, जैसे हमास अटैक इसराइल पे हुआ, तो उस रीजन को समझने का प्रयास करेंगे। इसराइल बहुत ही प्रमुख स्टेट है, आप देखेंगे अगर वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इधर देखिए आपका भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर, पर्शियन गल्फ, ओमान, अदन। तो नीचे जो बीच में अरब पेनिसुला है, एक तरीके से हम कहें, तो इसके दोनों तरफ को समझना है। इसराइल भूमध्य की तरफ है, इधर नहीं आ रहा है, इधर जॉर्डन है, जॉर्डन वाला एरिया है, मिस्र है। तो इसके बहुत ही कीन नजर से इसको देखना है। वहीं पर देखो, जब उस मैप को आप अच्छे से देखोगे, आज अभी एटलस उठा के आप देखना, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ग्रेट विटर, लिटर विटर, ये सब जो झीलों का क्रम एक बार पीसीएस ने पूछ रखा है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में ही है। आप उसको देखो कि कौन सा देश उसको रोक रहा है। तो ये हम देखेंगे, भारत चाइना को पछाड़ के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है। तो ज्योग्राफी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, भारत की इनका जो अनुपात कैसा है, शिक्षा, लिंगानुपात, ये छोटी छोटी बातें पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मावी में वर्ल्ड फायर आया था, वो टर्की सीरिया अर्थक्वेक काफी ज्यादा चर्चा में था, लीबिया में बाढ़, ताइवान में हम देखेंगे, जिला इंडिया जो नया महाद्वीप बना है। अगर आप देखें तो अभी भारत, दुनिया में 7 महाद्वीप थे, 8वां, 7 अजूबे थे दुनिया में, 8वां अजूबा भी आ गया है, जिसे अमंकोर वाट टेम्पल हम ही चोलों ने बनवाया था, तो उसको देखना है, कंबोडिया। तो इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ज्योग्राफी की दृष्टि से भी, और वैसे भी कि अब कोई 8वां अजूबा ऐसा कहने वाला नहीं है 8वां अजूबा रियल में हो गया, अब लोग 9वां अजूबा बोलेंगे। साइक्लोन मिचोंग आप देख रहे हैं कि कितना भयानक तबाही चेन्नई में मचाया हुआ है। तो हम इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, आप लोगों के परस्पर सुझाव को लेते हुए कितने बेहतर तरीके से म्यूचुअल लर्निंग से हम अच्छे से अच्छे अंक एग्जाम में पाएं, यही हमारा प्रयास रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।